हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हम लोगों ने चैप्टर 1, 2, 3 का पूरा रिवीजन कर लिया अच्छे से एनसीईआरटी के कीवर्ड्स के साथ। दूसरा, कल ही हमने इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे लास्ट 3 इयर्स के अराउंड, सैम्पल पेपर, कंपार्टमेंट का पेपर, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने बना लिए। अभी मैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बन सकते हैं वो कवर कराऊंगा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 यानी कि तीनों चैप्टर से। और कल आज ही मैं कोशिश करूंगा इसके जो मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू है ना वो भी डाल दूं इस वीडियो के बाद रिकॉर्ड करके। तो कहने का मेरा मतलब है, कल आपने 1, 2, 3 चैप्टर का पूरा रिवीजन किया, कल ही आपने पीवाईक्यू बना लिए, आज आप इसके मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज और एमसीक्यू बना लो। इन 4 चीजों के अंदर ये 3 चैप्टर पूरी तरीके से कवर हो जाएगा। और आज शाम को रिवीजन भी कराऊंगा चैप्टर 4, 5, 6 का, और आज शाम को इसके पीवाईक्यू भी कराऊंगा 4, 5, 6 का। और कल सुबह हम लोग केस स्टडी पढ़ेंगे 4, 5, 6 का, और 4, 5, 6 के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू भी करेंगे। इस तरीके से 3-3 चैप्टर करके कंप्लीट 12 चैप्टर का रिवीजन करेंगे, यही हमारा शेड्यूल है। साथ में 21 तारीख को सुबह 6 बजे मैं कंप्लीट रिवीजन कराऊंगा पार्ट 1, और 22 तारीख को सुबह कंप्लीट रिवीजन लाइव कराऊंगा सुबह 5 बजे पार्ट बी का। और जितने भी कीवर्ड्स हैं, जो भी क्लास न्यूमेरिकल्स हैं, कंप्लीट प्रोसेस वगैरह सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो वीडियो को क्लास आपने एंड तक देखना है और इस चैनल पे स्टिक रह के अच्छे से अपना बिजनेस स्टडीज का रिवीजन करना है। मैं गारंटी ले रहा हूँ, जो मेरी स्ट्रेटजी आप लोगों ने देखी होगी ना कल जो मैंने बनाई थी, 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गया आपके। तो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इन 3 चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, जो ओनली एंड ओनली केस स्टडीज है। तुमको केस स्टडी में प्रॉब्लम आती है तो हम लोग केस स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर 1 मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हम लोग बनाते हैं। चैप्टर का रिवीजन आप अच्छे से कर चुके हो, अब उसी नॉलेज के बेसिस पे, उसी कीवर्ड्स के बेसिस पे आइए एक एक करके मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, Capture Limited is a construction company in which all the employees learn various way of dealing with diverse situation from their seniors। एक बात और बता दूं, जब भी आप केस स्टडीज बनाते हो सके तो आप पैटर्न ये रखना कि सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को रीड करना, और इसके बाद क्वेश्चन को जो है क्लास वो बिगनिंग से रीड करना। तो पहले आप रिक्वायरमेंट को देख लो ताकि आपका दिमाग थोड़ा सा कैची हो जाए कि पूछ क्या रहा है। अभी मैं चैप्टर 1 का आपको केस स्टडी करा रहा हूं, तो ऑब्वियसली आपका दिमाग चैप्टर 1 के अंदर घूमेगा और वो शुरू से पढ़ोगे तो भी पकड़ लोगे क्वेश्चन को। लेकिन जब आप फाइनल एग्जामिनेशन में बैठे होगे ना, उस टाइम पूरे पूरे सिलेबस का पेपर होगा, तो कोई भी चैप्टर का केस स्टडी कहीं भी पूछा जा सकता है। पहले कंट्रोलिंग का पूछ ले, फिर डायरेक्टिंग का पूछ ले, फिर मैनेजमेंट का पूछ ले। तो इसीलिए अब वहां पे आपका दिमाग कैची नहीं रहेगा क्वेश्चन पढ़ते वक्त। सो आप सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लोगे ना तो पता पड़ जाएगा किस चैप्टर की बात कर रहा है, तो आपका दिमाग उसी के इर्द गिर्द घूमेगा। तो पहले रिक्वायरमेंट पढ़ना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। Identify and state 3 points of importance of management being highlighted here। तो आपको आइडेंटिफाई तो करना ही है, साथ में डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना, बस आपको बताना है इन शॉर्ट में। तो आइडेंटिफाई पहचान लो, शॉर्ट में आपको बताना है इसमें से 3 पॉइंट, कोई भी 3 पॉइंट जो इस केस स्टडीज के अंदर है। आपको समझ आ गया। अब आपका दिमाग ना सिर्फ इंपोर्टेंस के अंदर अंदर घूमेगा, फीचर पे नहीं जाएगा और ऑब्जेक्टिव पे नहीं जाएगा, कोऑर्डिनेशन पे नहीं जाएगा, मैनेजमेंट के इंपोर्टेंस पे ही जाएगा, राइट। तो सबसे पहले Capture Limited construction company है in which all the employees learn various way of dealing with diversify situation या diverse situation from their seniors। Company provide financial as well as non-financial incentive। Company incentive देती है employees को। This help the employee to grow and develop ability। देखो जहाँ पे grow and develop ability वाला पार्ट है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है कोट करो कि लाइन को बताओ कौन सी लाइन से आप पहचाने, तो जहाँ पे ये ग्रो करने वाली बात कर रहा है तो यहां पे मैनेजमेंट हेल्प्स इन, यहां पे जो क्लास आंसर होगा मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल गोल। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है वो पर्सनल गोल को अचीव करने में क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है, यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्प कर रहा है थ्रू इट्स जो ये उनको फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव दे रहे हैं, उनके खुद के फायदे के लिए है। एंड द ऑर्गेनाइजेशन बिहेव एज अ रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी। ये लाइन ध्यान रखना, बहुत बार आपको पूछा जाता है, एग्जामिनेशन में भी देखने को मिल सकता है, मैंने पढ़ाया भी आपको ये लाइन। क्रिएट अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, जहां पे बात होना रेस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सोसाइटी, यानी कि वो सोसाइटी की बात कर रहा है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी,
मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। और थोड़ा बहुत आपने इसको एक्सप्लेन कर देना 2-3 लाइन में, नॉट मोर देन दैट, राइट? The training module are excellent and employees always try to find unique way of providing solution in the context of rapidly changes in the business environment। अच्छा, तो business environment में जो भी changes है ना, उन changes को भी ये adopt कर रहे हैं। यानी कि management creates अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ये मैनेजमेंट जो है एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करता है, क्योंकि जो भी चेंजेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में आते हैं उसको इंटरनल एनवायरनमेंट में रैपिडली लागू कर देते हैं। सो ये 3 आपको इंपोर्टेंस लिखने, इन 3 को थोड़ा थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देना है और हेडिंग डाल देना है, दीज आर द फॉलोइंग इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड हियर। तो यहाँ पे ये इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड है, उसके 3 पॉइंट आपको लिखने हैं और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। 4 से 3 नंबर का सवाल है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो चैप्टर अगर आपको अच्छे से पता हो ना, तो केस स्टडीज आराम से हो जाएगा। और कोई जल्दीबाजी नहीं करना है केस स्टडी को सीखने में, जल्दी का काम शैतान का होता है। जल्दीबाजी नहीं करो, आराम से तसल्ली से क्वेश्चंस को रीड करो और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और आपके अंदर एक एबिलिटी डेवलप हो जाएगी यार, क्वेश्चन को रीड कैसे करना है, आंसर कैसे करने हैं केस स्टडीज की, जिससे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है साल भर बच्चे की, वो यहाँ पे खत्म करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब ये आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फीचर ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड। तो यहाँ पे मुझे और कुछ नहीं सोचना, मैनेजमेंट की फीचर्स को देखना और एक्सप्लेन एनी 3 रीजन दैट मैनेजमेंट इंपोर्टेंट टू एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे तो कोई भी एनी 3 इंपोर्टेंस लिखने हैं, तो आप मैनेजमेंट के 3 इंपोर्टेंस जो भी आपको लगे, यही 3 जो आपने पहले क्वेश्चन लिखे ना, यही 3 लिख देना, एनी 3 लिखना, उसमें नो डाउट। लेकिन आपको यहाँ पे पहचानना है कौन से फीचर की बात हो रही है। तो पढ़ते हैं, द जनरल मैनेजर ऑफ अ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन मिस्टर अगस्त्य लोखंडे, ठीक है, or made the following announcement at the annual general meeting of company: when we think of a brand we think of reputation, but the reputation is made broken by the quality of product and customer representation. If people are miserable, they can't give their best work and the brand suffer. On the contrary, positive result can be observed if there is a job satisfaction, effective and efficient functioning. कंपनी सही तरीके से काम कर रहा है, इसका मतलब रिजल्ट प्रॉपर आएगा। तो ये क्या है बताओ क्लास, कौन सा फीचर की बात कर रहा है? मेरे हिसाब से ये है मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल है, यानी कि मैनेजमेंट जो है वो इंटेंजिबल फोर्स है, यानी कि आप उसको फील कर सकते हो। अगर आप अच्छा मैनेजमेंट है, एम्प्लॉयज अच्छे हैं, तो आप उनको दिखाई नहीं देगा, वो एक सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉयज आर हैप्पीली एंड सेटिस्फाइड, ये वर्ड ध्यान रखना, एम्प्लॉयज आर हैप्पीली और सेटिस्फाइड, इस पॉइंट को पकड़ के आप समझ सकते हो मैनेजमेंट क्या है, इंटेंजिबल फोर्स है। पॉजिटिव रिजल्ट कैन बी ऑब्जर्व, पॉजिटिव रिजल्ट को आप देख नहीं सकते, ऑब्जर्व कर सकते हो, देयर इज जॉब सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग। तो ये इंटेंजिबल फोर्स है, आपने इसको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। स्टेट वर्ड यूज नहीं किया, ये क्या है, एक्सप्लेन, तो आपको प्रॉपर एक्सप्लेन करना है और कोई भी 3 इंपोर्टेंस इसमें लिखने। Ashita and Lakshita are employees working in dazzling enterprise dealing in costume jewelry. The firm secure an urgent order of 1,000 bracelets that were to be delivered within 4 days. They were assigned the responsibility of producing 500 bracelet each to 100 हो, 500 बनाने हैं और 100 रुपए पर की कॉस्ट है। अक्षिता was able to produce the required number. अक्षिता जो है वो इफेक्टिव है, क्यों? क्योंकि उसने, अक्षिता ने जितना यूनिट था उतना बना दिया विद इन द स्टिपुलेट टाइम, बट कॉस्ट ऑफ 55,000। यार एक बात बताओ, 500 ब्रेसलेट बनाने थे, 100 का ईच है, तो 50,000 रुपीज खर्च करना चाहिए था, उसने 5,000 फालतू कर लिया, तो वो इफेक्टिव है, नॉट एफिशिएंट। आप टाइम पे काम पूरा कर रहे हो तो आप इफेक्टिव हो, बट आप हाई कॉस्ट में कर रहे हो, लो कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आप एफिशिएंट नहीं हो, आप इनएफिशिएंट हो, नॉट एफिशिएंट। अक्षिता की बात चल रही है। फिर बात करते हैं लक्षिता। तो लक्षिता वाज एबल टू प्रोड्यूस ओनली 450 यूनिट, लेकिन कॉस्ट जो है 100 की जगह 90, तो अक्षिता तो एफिशिएंट निकली, कॉस्ट को कम किया, बट अक्षिता ने टाइम पे काम पूरा नहीं किया, बट नॉट इफेक्टिव। तो ये आपको लिखना है, वेदर अक्षिता और लक्षिता एफिशिएंट एंड इफेक्टिव। तो आप लिखोगे, सिंपली लिखोगे, पहले हेडिंग डालोगे, अक्षिता इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट और लक्षिता इज एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। दैट्स इट। ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने कोशिश करा है केस स्टडीज के अंदर एवरी एस्पेक्ट कवर कर लूं, चैप्टर का हर एक टाइप के, हर एक अलग अलग टॉपिक से मैं क्वेश्चंस यहाँ पे कवर कर लूं। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब करोगे तो डेफिनेटली मोटिवेशन मिलेगा और मेहनत से काम करने के लिए। तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करोगे। 4
पे आते हैं। यूनिक इंडिया लिमिटेड डिसाइड टू सिंक्रनाइज ऑल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया हो चैप्टर का, तो ये जो वर्ड है सिंक्रनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये किसका कीवर्ड है? कोऑर्डिनेशन का, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का, राइट? While deciding what is to be done, when it is to be done, they are trying to bring harmony between organization goal and individual goal. While hiring employees, HR department made sure people with right qualification only join the organization. They are paid as per their qualification. Further, the director made arrangement that end of the every 3 month performance of the employees is compared with planning performance, so steps can be taken to check the deviation. Identify 3 functions of management highlighted here. यहाँ पे 3 function of management highlight हुआ है। साथ में ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट। देखो, जब भी बात कॉन्सेप्ट की आएगी तो वो कोऑर्डिनेशन ही कॉन्सेप्ट है जो कि क्लास यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। बाकी 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग में से लास्ट वाला जो पोर्शन है ना, कंपेयर करेंगे डेविएशन के लिए, ये कंट्रोलिंग हो गया। पहला वाला जो प्लान है, व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन, ये प्लानिंग हो गया। और फिर राइट पर्सन को हायर करने की बात कर रहे हैं, वो स्टाफिंग हो गया। अब आपको ये पांचों फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पता है तो आपको पकड़ लेना है कि कौन कौन से फंक्शंस की बात कर रहा है। तो ये बात कर रहा है प्लानिंग की, ये बात कर रहा है स्टाफिंग की, और ये बात कर रहा है कंट्रोलिंग की, राइट? ये हो गया क्लास आंसर। इसको आपने क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है, बस आपने पहचानना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। लेकिन यहाँ पे भी आपको आइडेंटिफाई करना है, कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। तो कोऑर्डिनेशन और ये तो आइडेंटिफाई करना है, कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर आप सेफ रहना चाहते हो तो क्लास 2-2, 3-3 लाइन में इसको एक्सप्लेनेशन भी दे देना, अगर 4-6 नंबर का क्वेश्चन बनता है तो। नेक्स्ट, ऋषितोष मुखर्जी ऐसा पूछा कि आइडेंटिफाई द लेवल एट विच ऋषितोष मुखर्जी वाज वर्किंग, तो और स्टेट 3 मोर फंक्शंस रिक्वायर्ड टू परफॉर्म बाय द ऋषितोष मुखर्जी। यानी कि ऋषितोष मुखर्जी कौन से लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम करता है और उसके फंक्शंस क्या क्या है, इनको छोड़कर जो ऊपर वो कर रहा है। तो सबसे पहला क्या है? Rishitosh Mukherjee was recently joined AMVW Limited, a company manufacturing refrigerator. He found that his department was understaffed and other department was not cooperating with his department for smooth functioning of organization. Therefore, he ensured that his department was required number of employees and his cooperation with other department is improved. तो यहाँ पे एक तो नंबर हायर करने की बात कर रहा है और रिक्रूटमेंट करने की बात कर रहा है कि एम्प्लॉयज को भर्ती करेंगे, डिपार्टमेंट में एम्प्लॉयज कम है, तो ये किसका काम होता है? मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का। और बाकी डिपार्टमेंट के बीच में भी चेक करता रहता है, कोऑपरेटिंग विद अदर डिपार्टमेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ कंपनी। ही इंश्योर्ड दैट हिज डिपार्टमेंट वाज रिक्वायर्ड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एंड कोऑपरेशन विद अदर डिपार्टमेंट आल्सो इंप्रूव। तो ये कौन से लेवल पे काम करता है? ऋषितोष मुखर्जी मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे काम करता है। और क्लास मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट के 3-4 फंक्शन आपको लिखने हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ये थे चैप्टर नंबर 1 मैनेजमेंट के सारे जो केस स्टडीज है मैंने यहाँ पे करा दिए। नाउ सेकेंड चैप्टर पे आते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडीज। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर में जितने भी इंपोर्टेंट केस स्टडीज हैं वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो एंड तक देखना और एक एक क्वेश्चन को कोशिश करना वीडियो पॉज करके खुद आंसर देने की। सबसे पहला क्वेश्चन, धीरेन पटेल इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी। ही इज अ वेरी इफेक्टिव मैनेजर. He is quite organized. He is class quite organized in his work. Exhibit exemplary behavior. ये जो चीज है ये किसके अंदर आता है? सबऑर्डिनेशन ऑफ, ये वर्ड कीवर्ड आपको पढ़ाया भी है मैंने चैप्टर के अंदर। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू general interest. Subordination of individual interest to general interest. Dhiren Patel insists that all managers and subordinates in the organization should follow a chain of authority. Chain of authority क्या होता है? Scalar chain that runs from the top to bottom of all communication purposes. Identify and explain the general principle of management highlighted in the above case. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये 2 principles of management जो highlight हो रहा है। मिल्क प्रोसेसिंग कंपनी इज वेरी इफेक्टिव मैनेजर, ही इज क्वाइट ऑर्गेनाइज इन हिज वर्क एंड एग्जिबिट, अच्छा ये बोल रहा है क्लास ऑर्गेनाइज इन हिज वर्क, तो आप इसको लिख सकते हो क्लास ऑर्गेनाइज इन हिज वर्क और एग्जिबिट एग्जाम्पलरी बिहेवियर. धीरेन पटेल इंसिस्ट दैट ऑल मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन शुड फॉलो चेन, तो ये हो गया क्लास स्केलर चेन यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है.
और रन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो ये दो है यहाँ पे, है ना, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइट इन द अबव केस। तो ये दो जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो हाईलाइट हो रहा है, आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करना है। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा इसमें पूछा क्या है यहाँ पे, आइडेंटिफाई और एक्सप्लेन दोनों करना है। द टेक्निक यूज बाय द लीना, है ना, टेक्निक जो है वो लीना और कुशाग्र यूज कर रहे हैं, इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, तो टेक्निक बताना है, तो टेक्निक में वही फैटिग स्टडी, टाइम स्टडी, मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, ये सब आपको बताना है। लीना हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑपरेशंस मैनेजर इन स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी डीलिंग इन गारमेंट विद ग्रोइंग ऑनलाइन सेल्स। The company has recently rented space in a warehouse to store garment and mail out orders. In order to take over the responsibility of order fulfillment, Leena promote an associate Kushagra to the post of inventory and order fulfillment supervisor. Kushagra has been given task to assess whether it is the best to process orders as they came in or let them accumulate and then process them in batches. He concludes that accumulating and then processing them in batches is the best way of fulfilling order. In order to minimize the cost and maximize customer satisfaction through several readings, Leena find that the standard time, अच्छा standard time की बात कर रहा है, तो कौन सा स्टडी हो गया ये, time study, taken from the placement of order to delivery garment of a batch 100 pieces is 72 hours. तो 70 घंटे 72 घंटे के अंदर 100 पीसेस जो है वो ऑर्डर करेंगे या बनाएंगे उसको। दिस हेल्प हर टू डिटरमाइन द लेबर कॉस्ट, इससे लेबर कॉस्ट भी पता चलेगी ऑन द बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग क्लास आपको ये दो टेक्निक बताने। तो देखो यार, सबसे पहला टाइम स्टडी हो गया, और ऊपर ना उन्होंने एक मेथड की बात की थी, राइट, एक मेथड की, कौन सा बेस्ट मेथड होगा उसकी बात की थी, बेस्ट वे। तो बेस्ट वे से क्या हो गया क्लास, ये मेथड स्टडी हो गया, है ना, ये हो गया आपका मेथड स्टडी। तो दो आपको टेक्निक बताना है, तो पहला टेक्निक है टाइम स्टडी, दूसरा टेक्निक है मेथड स्टडी, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन, आपको इस दोनों मेथड को आपने एक्सप्लेन कर देना है। तो पहचानना, आपको डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि टाइम स्टडी और मेथड स्टडी एक्सप्लेन करो, आपको केस स्टडी दे देगा और उस केस स्टडी के बिहाफ पे आपको पकड़ के इन दोनों पॉइंट्स को ढूंढना है और फिर देन एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्कस इन द अबव केस। तो 3 प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं? अच्छा, जब तक ये लिखा नहीं है कि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं या जनरल, हम इसको जनरली मानेंगे। अगर लिखा होता 3 साइंटिफिक प्रिंसिपल्स बताओ, तो हम लोग क्लास वो टेलर के प्रिंसिपल की बात करते हैं, यहाँ फेयोल के प्रिंसिपल की बात करेंगे, बाकी पढ़ेंगे ना हमें तो भी जो समझ आ जाएगा। A famous cricket coach, Alam Raza, was hired by Sports College Indore to coach the college cricket team for national level competition. In the first meeting itself, the principal of the college announced that the player would enter into an agreement with the college. The agreement would state that reporting time of player in the field and other rules and regulations. ठीक है, failure to obey the agreement rules would leads to judicious application of penalty. तो जहां पे penalty की बात आ जाए, समझ जाना वो कौन सा principle की बात कर रहा है, discipline, and you have to explain the principle. It was also announced by the college principal that player would receive order from the coach and they would be all responsible only to the coach. Coach यानी कि principle of order, आपको एक बॉस से ऑर्डर लेना है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। दूसरा हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। टू प्रिवेंट कंफ्यूजन रिगार्डिंग टास्क टू बी डन, द कोच वाज वेरी डिटरमाइंड टू ट्रेन प्लेयर्स टू विन एज entire responsibility on its shoulders. He promoted the spirit of mutual trust and belongingness to the team member, without which feel it would be difficult to win. The players are also enthusiastic and the training started in फुल स्विंग। तो यार ये देखो यहाँ पे ना एक टीम की बात हो रही है ना, टीम स्पिरिट की बात हो रही है, तो ये होगा एस्पिरिट डी कॉप्स, ठीक है, एस्पिरिट डी कॉप्स। ये 3 जो है आपको लिखने थे, ये 3 के 3 प्रिंसिपल आपने केस स्टडी से ढूंढ लिया, देख लो वीडियो पॉज करके और लिख लो कॉपी में। ये तीनों के तीनों जो प्रिंसिपल्स हैं ये हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो कर लिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मेंशन इन द अबव पैराग्राफ। हम फीचर्स को भी हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आफ्टर फिनिशिंग हर बीबीए डिग्री, मनीषा गेट जॉब असिस्टेंट मैनेजर इन रिटेल कंपनी विद द रेफरेंस ऑफ हर कजिन Tina, who is working as a senior manager in the same company. Tina always guide Manisha through her experience. जो है ना, टीना अपने एक्सपीरियंस के थ्रू गाइड करती है। टीना told Manisha that principle of management rather do not provide ready-made straight jacket
class is straight jacket solution to all the managerial problems, nor they are not rigid. अच्छा, not rigid का मतलब क्या है क्लास? वो flexible है। और दूसरी बात, रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट की बात कर रहे हैं तो ये किसके अंदर आता है? जनरल गाइडलाइंस के अंदर। तो पहला तो हो गया जनरल गाइडलाइंस, दूसरा फ्लेक्सिबल, और आपको इन दोनों फीचर को आइडेंटिफाई करना था, है ना? आइडेंटिफाई द टू फीचर, तो बस आपको आइडेंटिफाई करके लिख देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगा तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना। सेफ रहने के लिए 3-4 नंबर का सवाल है तो आप 2-2 3-3 लाइन अपने एग्जामिनेशन में लिख देना। बट यहाँ पे अगर आइडेंटिफाई लिखा है तो आपको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट, a production manager the top level in a reputed corporate, Mr. Rathore hold the responsibility for ordering raw material of the firm। वो raw material जो है वो order करेगा। while deciding on the supplier for the financial year 17-18 he gave the order to his cousin। अच्छा, अपने cousin को order दे दिया हायर प्राइस पे, यानी अपना फायदा देखा ना कि फर्म का फायदा। इंस्टेड ऑफ द फर्म यूजुअल सप्लायर हु इज विलिंग टू लोअर रेट, वो सस्ते रेट पे देने को तैयार था, इसने बोला नहीं हम तुमसे महंगे सस्ते रेट पे नहीं लेंगे, हम किसी और से महंगे रेट पे लेंगे, उसको फायदा पहुंचाएंगे और वो तुम्हारा ही कजन है। विच प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज वायलेटेड बाय द राठौर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं इस चैप्टर से, बट अभी मैं केस स्टडी की सीरीज चला रहा हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ केस स्टडी कवर कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये कौन से प्रिंसिपल की बात हो रही है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अपना फायदा सोचा ना कि कंपनी का। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया। आपको बस क्या करना है, which principle of management is violated, ये प्रिंसिपल वायलेट किया। what are the positive impact of the following of the above identified principle। अच्छा, अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा? एक तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मोरल सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉय को फायदा होगा और ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। ऐसे 2-3 बेनिफिट्स आप अपनी ओन लैंग्वेज में सिंपल भाषा में बनाकर लिख सकते हो। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, यहाँ पे 5 के 5 क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो गए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के। ओके, थर्ड चैप्टर बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में जितने भी इंपॉर्टेंट केस स्टडीज बन सकते हैं, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडीज यहाँ पे कवर करूंगा और एक एक करके आप देखना। चैप्टर का रिवीजन आपने कर लिया है, एक बार वीडियो पॉज करना, केस स्टडी खुद पढ़ना और देखना आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा, और फिर मैं बताऊंगा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, आपका सही है गलत है। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट में। सबसे पहला क्वेश्चन, बर्जर्स एंड फज वाज अमंग द फर्स्ट फास्ट फूड चेन in India which pioneered the concept of family style restaurant. However, over the years it started losing business to multinational food chain like McDonald's, Pizza Hut, etc., and soon had to shut down. The reason to shut down was inability of manager to identify, understand, evaluate and to react the forces external to their firm. In the light of the above situation, explain with the help of any 2 points how understanding the business environment is important for the managers। कुछ नहीं करना, आपको इंपोर्टेंस लिखने हैं, कोई भी 2 इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज, है ना, हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ लिख सकते हो आप, लिख सकते हो क्लास अर्ली वार्निंग सिग्नल, आपको पता चल जाता है। आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल, हेल्पफुल इन टैपिंग रिसोर्सेस को टैप करने में भी आपको हेल्प मिलता है। तो ऐसे कोई भी 2 पॉइंट जो आपको ठीक लगे, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, कोई भी 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो ये केस स्टडी दी गई है बिजनेस एनवायरनमेंट की और पूछ रहा उसकी कंटेक्स्ट में आप बताओ कि कोई भी 2 इसके इंपॉर्टेंस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, अब स्टेट द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, स्टेट द, अच्छा आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को बताना है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन इन व्हाट वे अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इनेबल मिस्टर विवेक, जो इस चैप्टर में बात हो रही है, विवेक बसवानी, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटरप्राइजेस। ओके, तो मिस्टर विवेक वासवानी, a foodpreneur, combined his passion for food with his entrepreneur skills and started his innovative fast food outlet, OH Chill, in 2021. He started his career as a food blogger and has noticed that numerous Indian consumers were looking for reasonable and pure vegetarian fast food option for dining out. The high-end restaurants were not opted by many as they were extraordinarily class, यानी कि exorbitantially priced, exorbitantially priced, मतलब हाई प्राइस की बात होगी इसमें। दो मेनी ग्लोबल फास्ट फूड चेन वर रनिंग अक्रॉस द कंट्री, येट नॉट मेनी आउटलेट ऑफर्ड रीजनेबल एंड
reasonable and healthy pure vegetarian fast food options to consumer. Ochil become a pioneer in offering a healthy and delicious variety of food. What came as a surprise for consumer that even without using onion or garlic in the pasta sauce, marinade and ketchup, the food could actually taste great. The company witnesses an increase in net profit by 26% in second financial year and become a market leader. तो क्लास आपको सेकंड क्वेश्चन में ये बताना है कि पहले तो आपको बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में लिख देना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, फिर आपको आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन व्हाट वे अ गुड, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से बिजनेस को ग्रो कर सकता है. तो यहाँ पे मिस्टर विवेक ने किस तरीके से बिजनेस को ग्रो किया बिजनेस एनवायरनमेंट को समझते हुए. तो सबसे पहला पॉइंट क्लास आप इसके अंदर लिखोगे टैपिंग, नहीं सबसे पहला पॉइंट लिखोगे आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस. ठीक है कि भाई बिना गार्लिक वगैरह के यूज करे हुए अच्छी तरीके से बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं. ओके, टैपिंग एंड टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं बट आप लॉन्ग के अंदर लिखना. तीसरा है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी इन गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी और अर्ली वार्निंग सिग्नल, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल. एक वार्निंग सिग्नल जो है ना वो भी आपको मिल जाता है अगर आप इन्वायरमेंट को स्कैन करते हो तो ये 3 पॉइंट आप इसको एक्सप्लेन कर देना, आइडेंटिफाई भी करना, एक्सप्लेन भी करना. इन 3 पॉइंट्स को फॉलो करके मिस्टर विवेक वसवानी ने जो है बिजनेस को ग्रो किया है और ऐसे आप भी अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 3, the government is considered a pioneer proposal to launch single debit cum credit card to increase the ease and use of uses for consumer. The card which will be called a national mobility card, यानी single card होगा वो, will have unique advantage for making, उसी से आप मेट्रो में पेमेंट करोगे, बस में पेमेंट करोगे, पार्किंग में पेमेंट करोगे, ट्रांजेक्शन्स पेमेंट करोगे, अब्रॉड में जाने के लिए ट्रांजेक्शन्स की पेमेंट करोगे. आफ्टर हियरिंग दिस न्यूज, तो ये तो न्यूज को सुनते ही मेगा बैंक डिसाइड टू लॉन्च अ मेगा मोबिलिटी कार्ड, यानी कि इसने फर्स्ट एडवांटेज लेने का सोचा. जैसी न्यूज सुना तुरंत ही मेगा बैंक ने क्या किया, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस ऑन सिमिलर लाइन सो दैट दे कुड बी द फर्स्ट टू एक्सप्लॉइट. ये लाइन देना, first to exploit the opportunity arising due to increase in trend of digitization. In order to improve their performance, they laid down a plan to hire more people. तो वो क्या कर रहे हैं क्लास, एक एक करके रिसोर्सेज को भी अरेंज कर रहे हैं. ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बस सोच लिया कि हाँ हम इस काम को करेंगे. तो ये tapping useful resources, it helps in tapping useful resources, it helps in identifying opportunity and getting first mover advantage. दोनों पॉइंट्स इसके अंदर आ गए. In their marketing department and prepare guidelines to train their sales force. अच्छा, गाइडलाइन बनाया ने हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग. गाइडलाइन का मतलब होता है पॉलिसी मेकिंग करना. न्यू कार्ड फैसिलिटी बीइंग लॉन्च बाय द बैंक by quoting lines, identify and explain any 2 points of importance of the understanding of this. any 2 बताना है क्लास आपको, तो आप ये वाला पॉइंट लिख सकते हो ना, प्रिपेयर गाइडलाइंस यहाँ से लेकर यहाँ से, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग, ये लिख सकते हो, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग. और यहाँ पे लिखा है यहाँ सो दैट से लेकर, आप पता क्या करोगे, आप सबसे पहले आंसर ऐसे लिखोगे, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, आप पेपर में ऐसे लिखोगे, अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. ठीक है, एडवांटेज. अब आपने फिर इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है. फिर एक कोड, QUOT कोड लिख के इसके अंदर ये आपको कहां से पता चला, फर्स्ट मूवर एडवांटेज से, यहां से. So they could be the first to exploit the opportunity arising due to increasing trend of digitization. तो ये जो लाइन है आप यहाँ पे कोट कर देना, ये लाइन का आइडेंटिफिकेशन वाला पॉइंट हो गया, ये उसका एक्सप्लेनेशन. 3 चीज, हेडिंग, एक्सप्लेनेशन और कोट. ठीक है, अब फिर उसके बाद इसी तरीके से दूसरा पॉइंट आपको लिखोगे, हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग हो गया. अच्छा, उसके बाद यहाँ पे इन ऑर्डर से लेकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट, इन ऑर्डर से लेकर मार्केटिंग डिपार्टमेंट तक का जो कोट है ये कौन सा है, इट हेल्प्स इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेस. रिसोर्सेस को टैप करने में आपको हेल्प करता है. 3 पॉइंट है, बट आपको क्लास एनी 2 पॉइंट्स आपको लिखने है ना. थर्ड क्वेश्चन में आपको एनी 2 पॉइंट्स आपको लिखना है. अगला,
अगला चेक करो, कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैराग्राफ एक्सप्लेन एनी 4 डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। डायमेंशंस 5 है ना, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल। उन 5 में से आपको इसके अंदर लिखना है एनी 4। इंडियाज craft heritage is surviving because of its customer and traditions. Craft produce made by the craftsmen of Rajasthan, Gujarat, Assam, etc. are not only used in class in the century, but are also exported to USA, German, UK, France and other countries of the world. The volume of export, देखो सुनो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहला लाइन है ये हो गया क्लास सोशल, और यहाँ पे आर से लेके एक्सपोर्ट टू द वर्ल्ड ऑफ जो है नहीं नहीं यहाँ पे सॉरी एक सेकंड थोड़ा सा और बेहतर पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ दिस एडवांटेज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड फॉर, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा इकोनॉमिकल। द प्राइम मिनिस्टर से लेकर क्लास हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री शुड बी एक्सपेंडेड बाय लिंकिंग टेक्नोलॉजी। तो यहाँ से लेकर क्लास यहाँ तक हो गया आपका प्राइम मिनिस्टर से लेकर पॉलिटिकल, और फोकस शुड बी ऑन चेंजिंग मैन्युफैक्चर प्रोसेस, इंश्योरिंग ड्यूरेबिलिटी एंड अडॉप्टिंग इनोवेशंस। यहाँ से लेकर यहाँ तक, राइट, फोकस से लेकर यहाँ तक ये हो गया आपका टेक्नोलॉजिकल। तो यही 4 है जिसको आपने लाइन कोड कर दिया और आपने बता देना है। तो पॉलिटिकल भी हो गया, टेक्नोलॉजिकल भी हो गया, इकोनॉमिकल भी हो गया, और सबसे पहला जो सोशल है वो भी हमने यहाँ पे कवर कर लिया, राइट। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 5, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 2 डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हाइलाइटेड इन द above paragraph। अब यहाँ पे भी आपको 2 डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना है। महिंदर एग्रो लिमिटेड स्टार्टिंग न्यू वेंचर फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हार्मफुल केमिकल फ्री वेजिटेबल। दे कंडक्टेड अ सर्वे टू फाइंड आउट कंज्यूमर प्रेफरेंस फॉर सच वेजिटेबल। दे फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स वर कंसर्न about the harmful chemical being used in growing the vegetable. They found that 90% of the household were searching for alternative. The company contacted a group of agriculture experts to lay down the procedure for growing vegetables by the farmer. They decide to train the farmer in new technology. तो देखो जब ये बोल रहा है ना कि आपको डायमेंशन बताना है और नई नई टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट आएगा टू ग्रो वेजिटेबल, केमिकल फ्री वेजिटेबल अकॉर्डिंग टू द न्यू इनोवेटिव मेथड्स. The experts also suggested soil management technique through which farmer would be able to create an class abundant and lasting harvest. तो बताओ क्लास क्वेश्चन 5 में एक तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, बाकी समाज के भले की बात भी कर रहे हैं ना, कि they found that 90% they found that most of the consumer were concerned harmful chemical जो यूज किया जा रहा है ना उससे कंसर्न है, जिसकी वजह से वो ऐसे प्रोडक्ट उगाना चाहते हैं जहां पे हार्मफुल केमिकल का यूज नहीं हो रहा है. तो ये हो गया सोशल. तो 2 डायमेंशन है, आपको आइडेंटिफाई करना है, तो दोनों डायमेंशन लिखोगे, सोशल और टेक्नोलॉजिकल, और उन दोनों डायमेंशन के बारे में एक्सप्लेन करना है. कोई लाइन कोड करने की जरूरत नहीं है, बट हाँ लाइन कोड करना भी मुश्किल नहीं है, बिकॉज आप पढ़ के जहां समझते हो वही लाइन कोड करना है. थोड़ा आगे पीछे भी कोड कर दिया चलेगा, और पूरे पेपर में लाइन कोड वाला क्वेश्चन मैक्सिमम 1 से 2, उससे ज्यादा नहीं आते. सो डोंट वरी, ठीक है, लाइन कोड करने में. तो ये 5 के 5 क्वेश्चन बिजनेस एनवायरनमेंट के भी यहाँ पे एंड हो गया. तो आई होप कि आप लोगों को ये केस स्टडी समझ आई. मैंने कोशिश करी कि हर एक केस स्टडी जो इंपॉर्टेंट है उसे कवर करा सकूं. आप इसको अच्छे से करके आना. दूसरी बात, आज मैं आपको 1 घंटे के अंदर ही मैं एमसीक्यू भी रिकॉर्ड करने जा रहा हूं. मैं आपको कंप्लीट 1 2 3 चैप्टर के एमसीक्यू भी करा दूंगा. तो कल पीवाईक्यू कर लिया आपने, आज एमसीक्यू और केस स्टडी कर लो. ये 3 चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा. कोई डाउट कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछना. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टेक केयर, बाय बाय.